नमस्कार, स्वागत है आपका NDTV राजस्थान पर। राजधानी के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के जी ब्लॉक में ज्वेलरी जोन में अचल ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री है। यहां 10 फीट गहरे सेप्टिक टैंक के कीचड़ में सोना चांदी खोजने उतरे 8 में से 4 सफाई कर्मियों की मौत हो गई। बाकी 4 भी जहरीली गैस से बेहोश हो गए। अस्पताल में इलाज जारी है। मृतक युवक उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर के रहने वाले थे। पास ही गोवर्धन नगर में रह रहे थे। ठेकेदार मुकेश पाल के नाम के इस ठेकेदार के जरिए 2023 से इस ज्वेलर्स फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मृतकों में ठेकेदार का भाई भी शामिल है। मौत का एक खेल ज्वेलरी फैक्ट्री मालिक की ओर से सेप्टिक टैंक में सोने चांदी की खोज करके कण और डस्ट को इकट्ठा करने के लोभ और लालच से जुड़ा है। जानकारी में यह सामने आया कि जयपुर के ज्वेलरी जोन की लगभग सभी फैक्ट्रियों में गोल्ड डस्ट और पार्टिकल्स को सहेज कर सोना निकाला जाता है। कीचड़, वेस्ट वाटर, सीवरेज और फैक्ट्रियों की धूल मिट्टी कचरे तक से गोल्ड रिफाइनिंग की जाती है। इस जानलेवा खेल की तस्वीर अब उजागर हुई है। नगर निगम, JDA, पुलिस जैसी एजेंसियों और फैक्ट्री, कारखाना, उद्योग विभाग, नगरीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को इसकी शायद भनक तक नहीं थी या किसी जिम्मेदार ने इंस्पेक्शन करने की जहमत तक नहीं उठाई, वरना मजदूरों की जान यूं नहीं जाती। बिना सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन मास्क के सफाई कर्मियों की जान से खिलवाड़ का बड़ा खेल भी उजागर हुआ है, जो ठेकेदार और ज्वेलरी कंपनी संचालक दोनों पर ही सवाल खड़े करता है। मानवाधिकार अध्यक्ष जस्टिस GR मूलचंदानी ने जयपुर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर और कंपनी मालिक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कर अधिकारियों से रिपोर्ट सौंपने, प्रशासन और कंपनी मालिक को मृतकों के परिजनों की क्षतिपूर्ति पूरी करने के लिए निर्देश दे दिए। अगली सुनवाई 16 जून को होनी है। दूसरी ओर श्रमिकों की मौत पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व CM गहलोत से लेकर टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल खड़े किए। UDH मंत्री झाबर सिंह कर्रा ने व्यक्तियों की पहचान चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कही है, जिन्होंने बिना सेफ्टी के मजदूरों को सेप्टिक टैंक में उतारा था। आज सबसे बड़े मुद्दे में बात सोना चांदी का लालच, मौत को है दावत। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कीचड़ से सोना निकालने का खतरनाक खेल कितने दिनों से चल रहा था, इसकी भनक जिम्मेदारों को थी या नहीं, ये तो जांच और पड़ताल का विषय है। लेकिन ये जरूर सच है कि जयपुर में इस ज्वेलर कंपनी को ना तो नियमों की परवाह थी और ना ही किसी का खौफ। कागजों में सेप्टिक टैंक में इंसानों को उतरने की भले ही मनाही हो, लेकिन जयपुर के इस ज्वेलर कंपनी के लिए कायदे कानून कोई मायने नहीं रखते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस काम को मशीन से होना था, उसे जिंदगी को दांव पर लगाकर इंसानों से कराया जा रहा था। क्यों और कैसे, आप खुद सुनिए। यहाँ पर जिस तरह से मैनुअली सारी चीज़ें हो रही थी और जो मजदूर थे यहाँ पर वो नीचे उतरे थे, और ये जो टैंक है वो आप देख सकते हैं। यहाँ हमारे कैमरा पर्सन आपको वो टैंक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी टैंक में जो सफाई का काम है वो चल रहा था, रिफाइन का काम चल रहा था। दरअसल जो ये फैक्ट्री है, यहाँ पर सोने चांदी के आभूषण बनते हैं, और जब वो आभूषण बनते हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारा डस्ट पार्टिकल और आभूषण जो सोने और चांदी के कण हैं वो बहते रहते हैं। तो जो कचरा आता है उसमें सोने चांदी के कण भी होते हैं, इसलिए उसको रिफाइन किया जाता है और इसके लिए अलग अलग समय पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। कल भी ऐसा ही एक प्रोसेस होना था, जब इस टैंक से जो कचरा निकलना है उसमें से सोने चांदी के कण जो है वो बाहर निकाले जाने थे। उसके लिए ठेके पे उत्तर प्रदेश से जो मजदूर हैं वो लाए गए थे, और क्योंकि ठेकेदार जो हैं वो ऐसा ये इन्होंने बताया कि बहुत लंबे वक्त से इनके साथ जुड़े हुए थे और वो कुछ मजदूर को लेकर के आए थे। और इतना ही नहीं, उसमें अभी जो घटना हुई है उसमें उस ठेकेदार का भाई भी है जो इस घटना में अमृत हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये जो टैंक है इसी की सफाई हो रही थी और इसी के दौरान ये हादसा हुआ। पहले 2 लोग अंदर गए थे टैंक में सफाई के लिए। जब काफ़ी देर तक वो 2 लोग उनकी कोई आवाज़ नहीं मिली तो 2 और लोग गए। जब वो 2 लोग और गए तो फिर नीचे से उन्होंने आवाज़ दी, क्योंकि अंदर घुटन महसूस हो रही थी। और उसके बाद फिर जो बाकी और उनके मजदूर साथी थे वो अंदर गए और किसी तरह से बाकी लोगों को निकाल करके वो बाहर लाए। मजदूरों की कब्रगाह बनी इस कंपनी में कीचड़ से सोना निकालने का खेल लंबे समय से चल रहा था। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर सेप्टिक टैंक में सोना चांदी कैसे निकल सकता है, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसका पूरा खेल। दरअसल फैक्ट्री में ज्वेलरी बनाने का काम होता है। कटिंग से सोना चांदी के कण निकलते हैं
और सोने चांदी के वो कण टैंक में गिरते हैं। केमिकल वाटर में सोने चांदी के ठोस कण होते हैं जो टैंक में जाकर गाद के रूप में जमा हो जाते हैं। सोना चांदी निकालने के लिए समय समय पर टैंक की सफाई होती है। टैंक से ठोस कण को जमा करते हैं। मशीन की जगह मजदूरों से ये काम कराया जाता है। वैसे तो ज्यादातर रात में सफाई होती थी, लेकिन इस बार दिन में मजदूरों को उतारा गया। गर्मी की वजह से मजदूरों ने मना किया था, लेकिन उन्हें पैसों का लालच देकर उतारा गया। नीचे उतरते ही चारों मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। टैंक के अंदर 4 और मजदूर नीचे उतरे, वो भी अचेत हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। सवाल ये है कि ये पहला ऐसा हादसा नहीं है, भले ही यहाँ सेप्टिक टैंक में इंडस्ट्रियल एरिया में ये हुई हो, इन दिनों कुछ पहली मौत हुई हो, लेकिन हमने देखा कि इंडस्ट्रियल एरिया में अलग अलग जगहों पर लापरवाही के कारण, खासतौर पे कंपनी संचालकों की लापरवाही के कारण कई मजदूरों की जान चली जाती है। तो इसलिए इस पर जिम्मेदारों से सवाल पूछना भी जरूरी है। करीब 12 घंटे के बाद ये कहें कि अभी भी जो एफएसएल की टीम है वो पहुंची और अंदर जाकर के अभी जाँच कर रही है। जो पूरे मजदूर हैं वो यहाँ पर उनके परिजन भी पहुँच रहे हैं धीरे धीरे, और उनकी मांग है कि उनको उचित मुआवजा मिले। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये पूरी तरह से जो प्रशासनिक लापरवाही है उसका जीता जागता उदाहरण है। जो परिजन हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न घटें। लेकिन सवाल यही है कि आखिर प्रशासन और पूरी तरह से जो बदइंतजामी होती है इंडस्ट्रियल एरियाज में, उस पर कब तक लगाम लग पाएगी। सरकारी दस्तावेजों में सेप्टिक टैंक में मैनुअल सफाई पर रोक है। सिर्फ आपात स्थिति में इसकी आंशिक छूट है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। मसलन लाइट वाला सख्त हेड, एयर फिल्टर वाला मास्क, बॉडी सूट, गैस डिटेक्टर, ऑक्सीजन टैंक, फॉक्स लाइट, रबर ग्लव्स, टूल पाउच और सेफ्टी बूट। इन संसाधनों के बिना टैंक में उतरना नियमों के खिलाफ है, लेकिन इनकी पालना सिर्फ कागजों में हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब मजदूरों ने मना किया था तो दबाव क्यों? भीषण गर्मी में दिन में मजदूरों को क्यों उतारा गया? सोने चांदी की लालच में मौत का खेल क्यों? मशीन की जगह पर मजदूरों से सफाई क्यों करवाई गई? सोने चांदी के खेल में जान से खिलवाड़ क्यों किया गया? 4 मजदूरों की मौत की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? ये सवाल है जिन पर जिम्मेदारों को सोचने और एक्शन लेने की दरकार है, ताकि आगे किसी गरीब मजदूर की जान न जाए। जयपुर से सोमू आनंद और वीरेंद्र शेखावत के साथ टीम एनडीटीवी राजस्थान। इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। टीकाराम जूली और जावर सिंह खर्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, गंभीर विषय है और पिछले कुछ दिनों में 10-11 लोगों की डेथ हुई है। मैंने पहले भी इस बात को लेकर मैंने लेटर भी लिखा था, मैंने ट्वीट भी किया था कि ये एकदम बैन है देश के अंदर, पूरे ही देश के अंदर बैन है। यानी जो करा रहा है वो करा ही नहीं सकता। तो आप किस प्रकार से, एक तरफ तो आप बात कर रहे थे, बजट में भी कह रहे थे कि हम अत्याधुनिक मशीनें खरीदेंगे, और दूसरी तरफ राजधानी के अंदर या बड़े बड़े शहरों के अंदर आपकी नाक के नीचे लोगों की डेथ हो रही है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो ये जिम्मेदारी क्या है सरकार की? सरकार कानून का पालन नहीं करा पा रही तो फिर क्यों सीट पे बैठे हो? इन गरीब लोगों के जो मजबूरी में बेचारे, जिनको सेप्टिक टैंक के अंदर उतरना पड़ता है, उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो आप। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग एक प्रकार से मर्डर के दोषी हैं, इन्होंने हत्या की है, चाहे कोई भी हो। जयपुर में जो दुर्घटना हुई है वो किसी सोने के आभूषण बनाने वाले कारखाने के सेप्टिक टैंक में, वो उनका व्यक्तिगत कार्य था। उन्होंने बिना सुरक्षा उपकरणों के उन्हें कैसे सेप्टिक टैंक में उतारा, ये जरूर जांच का विषय है। और इस मामले में जो मर्ग दर्ज हुई है, पुलिस अपना काम करेगी, उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी निश्चित रूप से कि जो भी उसका मालिक है जिसने उनको उस चैम्बर में उतारा, उसको चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई। तो सियासत भी हो रही है और तमाम सवाल भी साथ साथ खड़े हो रहे हैं, और सवाल बनता भी है क्योंकि लोगों की जान जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि उनकी जान की परवाह कितनी है
ये भी अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है। ओपी गुप्ता साहब पूर्व कमिश्नर रहे जयपुर नगर निगम के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पैनल पर चर्चा के लिए। राजेंद्र त्यागी जी पूर्व आरपीएस अधिकारी हैं आप। रवि सिंह गोल्ड एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों लोग का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपी गुप्ता साहब का रुख कर लेते हैं। सर, ये हादसा जो हुआ इसमें 4 लोगों ने जान गंवाई, लेकिन बीते 10 दिनों के अंदर करीब 11 लोग इसी तरह के घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं, और अगर लंबा जाएंगे तो फिर यह आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमेशा सवाल खड़े होते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलता मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट के बाद भी। देखिए, ये जो हादसा है ये कोई नगर निगम या उनके डिपार्टमेंट का तो है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधीन फैक्ट्रीज एंड बॉयलर इंस्पेक्टर्स का ऑफिस होता है, उनके अधीन आता है। और रिको इंडस्ट्रियल एरिया में ये फैक्ट्रियां हैं, तो रिको वाले और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इनको कंट्रोल करते हैं। नगर निगम का उधर कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन नगर निगम के एरिया में भी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि कोई सेफ्टी के मेजर्स को कोई काम में नहीं लेता है। जिनको गम बूट पहन के जाना चाहिए और ऊपर से ऑक्सीजन वो सिलेंडर लगा के और पूरी उसकी ड्रेस होती है वो लगा के जाना चाहिए, लेकिन छोटी नगर पालिकाओं में या उनमें इतने साधन होते नहीं है। लेकिन फिर भी गैस कारी जो चैम्बर है, जो भी सीवर का चैम्बर है, उसमें उतरने के पहले ही हर कर्मचारी को चेक करना होता है कि भाई उसकी गैस जहरीली है तो नहीं है। उसके लिए एक लालटेन का सिस्टम होता है, पुराने सिस्टम वही है, लालटेन जला के उसमें नीचे उतारी जाती है। यदि लालटेन बुझ गई तो इसका मतलब ये है कि वो जहरीली गैस है, उसमें उतरते नहीं है। लेकिन ये लापरवाही यही होती है कि ये चीजें चेक नहीं करते और उतर जाते हैं। इसी तरह फैक्ट्री में भी इन्होंने चेक किया नहीं कि भाई क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए उसमें उतरने के लिए। एक आदमी क्या जब भी सेफ्टी मेजर नहीं करे दूसरे आदमी उतरे उसके लिए, तो ये तो घोर लापरवाही का फैक्ट्री वालों की तरफ से भी है और जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के भी वो है लापरवाही कि भाई इस तरह से आपने उतरने दिया और लोगों को। और भी अभी प्रक्रिया चल रही है, पूरे जयपुर में चल रही है, और भी जो गहने वालों की फैक्ट्रियां वहां भी यही होता है। तो इसलिए इस पर तो सख्त कदम उठाना आवश्यक है। गुप्ता सर, निगम में जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं, क्या वहां पे आपके ध्यान में आता होगा, क्या अब जो है वहां बंद हो गया है मैनुअल स्कैवेंजिंग? नहीं, अब तो बहुत काफी कम हो गया, इसीलिए मशीनें आ गई है। और क्या कहते हैं, बड़े बड़े वो हो गए, क्या कहते हैं वो आजकल दूसरे शकर आ गए हैं जो कि उसको सीवर लाइन को खींच लेते हैं। आदमी को उतरने की बहुत कम जरूरत पड़ती है कि आजकल जेटिंग मशीन आती है, जेटिंग मशीन से उसको साफ कर देते हैं। जहाँ उतरना होता है वहाँ सेफ्टी मेजर अभी लिए जाते हैं। जयपुर नगर निगम में अभी तो ये सिस्टम है, पूर्व पहले नहीं थे, लेकिन अब तो काफी मशीन आ गई है इसके लिए। ठीक है। गुप्ता साहब कह रहे हैं मशीनें बहुत सारी आ गई हैं, और उस इधर ही फिर गहलोत साहब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, मतलब हमारे पैनल में ओपी गुप्ता जी कह रहे हैं कि मशीनें आ गई हैं, बदलाव हो रहा है। लेकिन उधर जब सियासी बयानों की बात हम करें तो उसमें अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि भाई बजट में घोषणाएं होती हैं लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं देती। राजेंद्र त्यागी जी के पास जाना चाह रहा हूँ मैं, उसके बाद रवि सिंह जी के पास चलेंगे। राजेंद्र साहब, ऐसा आरोप लग रहा है और ऐसी बातें भी हमेशा सामने आती हैं कि बजट में कई बार सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर के और रिसोर्सेज को लेकर के घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो मशीनें धरातल पर है नहीं। हालांकि ये तो एक प्राइवेट फैक्ट्री थी, इसके बारे में तो मैं रवि सिंह जी से पूछूंगा, लेकिन जो बजट की घोषणाएं हैं मशीनरी को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर के, आपको लगता है कि इस सफाई के व्यवस्थाओं में वो धरातल पर दिखाई देने लगी हैं अब? देखिए सर, ये बिल्कुल इसमें कोई बहुत बड़ी लापरवाही है और एक लालच के कारण ये हुआ है। मगर जो ऐसा आपने बताया, इसमें कोई मशीनरी यूज नहीं करी, कोई टेक्निकल वो नहीं लिया गया, क्योंकि ये प्राइवेट फैक्ट्री है और इसका जो टैंक है उसमें नियमित सफाई होती रहनी चाहिए थी, ये होता है। और ठेकेदार की जिम्मेदारी रहती है, ये प्राइवेट ठेकेदार हैं और प्राइवेट ठेकेदार इसमें इन्होंने कोई भी मैकेनिज्म नहीं लगाया, कोई मशीनरी यूज नहीं करी, मात्र इन मजदूरों को लालच देके उस टैंक में उतारा गया। उसने कोई सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा। और जैसा आप कह रहे हैं, चूंकि ये साहब ने भी बताया, नगर निगम में या इनसे इसका कोई नहीं जाता, इसमें सिर्फ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, ना तो पुलिस से कोई एनओसी ली जाती है कि भाई इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ना इन्होंने रखी है। और जहां आपने बताया बजट में, बजट के लिए कहा है, तो सरकार
इनको डायरेक्शन दे सकती है इनकी, भाई कंपनी में ये चीजें रखनी है। इसके लिए जिम्मेदार ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उसको ये सावधानी समय समय पे चेक करनी चाहिए थी कि क्या इस चीज होती है। पूर्व में यहाँ पर ऐसी घटना पूर्व में भी हुई है जिसमें भी 2 आदमियों की मौत हुई थी, और उसमें भी बाद में क्या होता है कि ये कंपनी मालिक है या सीईओ वगैरह हैं, ये बीच में बैठ के इनको क्षतिपूर्ति कर देते हैं। मगर आदमी की जान इतनी सस्ती नहीं है जितनी इन लोगों की लापरवाही और लालच के कारण इन 4 लोगों की मौत हुई है। ठीक बात है। और इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं, उसके बावजूद गंभीरता दिखाई नहीं देती। रवि सिंह साहब, ये जो दरअसल ये लोग एक टैंक में उतरे और ये कहा गया कि क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ जमा हो जाते हैं और उसमें सोने के चांदी के कुछ कण भी होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। इस तरह की फैक्ट्रीज में कितना, मतलब अगर ये लोग सफल हो पाते अपने काम में, तो कितना सोना या कितनी चांदी ग्राम्स में कितनी मात्रा ये लोग इकट्ठा कर पाते? देखिए, इस समय राहुल जी, अगर सोने का भाव देखिए तो मुझे लगता है कि सोने की हवा भी जिधर से निकल जाती है उधर से पैसे बन जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सोना लखटकिया हो गया, और लाख रुपए अगर तोला सोना है तो उसका मतलब है डस्ट पार्टिकल भी अगर थोड़े से भी गिरते हैं या थोड़े से भी मिलते हैं, और सिर्फ 1 ग्राम सोना अगर मिलता है तो वो 1 लाख रुपए होता है। और अगर पूरे डस्ट पार्टिकल को देखा जाए तो लगभग 2-3 ग्राम के आसपास का सोना जो है वो इस तरीके की फैक्ट्रियों में जनरली जब डस्ट सफाई होती है तो मिल जाता है। तो अब टोटल अगर एक्सपेंस जोड़ा जाए तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है, 10-20 हजार रुपए में काम हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसमें फायदा जो है वो इंडस्ट्री को यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है। अगर आपको मैं बताता हूँ, ज्वेलरी इंडस्ट्री से 54 लाख लोग रोजगार भी पाते हैं, और जहां पे भी ज्वेलरी का काम होता है, चाहे मुंबई में हो रहा हो या दिल्ली में हो रहा हो, राजस्थान में हो रहा हो, जहां पे भी होता है उसके आसपास आप देखेंगे तो रात में कुछ मजदूर जो है इस तरीके की चीजें करते हैं। चाहे वो आप सफाई के हिसाब से करते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल के हिसाब से करते हैं, कभी इसमें फैक्ट्री मालिक करवाते हैं, कभी बाहर से भी रिसोर्स करके अपने आप मजदूरों को दिन भर की मेहनत करने से ज्यादा अच्छा एक झटके में कुछ ना कुछ फायदा मिल जाता है। तो ये सिर्फ सोने का एक लालच, जो पैसे का लालच है, वही यहाँ पर दिखाता है। और जिस तरीके से सर ने बहुत सिंपल प्रोसेस बताया कि देखिए, ठीक है लालच अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी, जैसे आजकल के समय में आदमी सोचता है क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी मैं उतर के दिखा देता हूं। जो ये एक भावना है, जिस भावना से इस तरीके से एक्टिविटी की जाती, वो काफी हद तक जो है वो इस तरीके से नुकसान में बदलती। और कमिश्नर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि एक दिया जलाकर, एक लालटेन जलाकर चेक हो सकता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि अगर किसी टनल में जाइए तो वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी फील होती है। और जहां पर सेफ्टी टैंक की बात की जाए वहां पर तो ये जरूर कहा जाएगा कि चूंकि वहां पर केमिकल इतने ज्यादा जनरेट होते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल ना के बराबर होता है। तो इस तरीके के हादसे सावधानी पूर्वक टाले जा सकते हैं। लालच अपनी जगह पे है, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी ज्यादा जरूरी। लेकिन इसमें रवि सिंह जी, जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, क्या वो इस पर ध्यान नहीं देते? क्या उन लोगों की तरफ से कोई अपनी फैक्ट्री के अंदर नियम या फिर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना इस प्रोसेस के लिए कि जिसमें टैंक्स में उतरना पड़ेगा उनके मजदूरों को, आपके ध्यान में क्या आता है? आपके अनुभव क्या कहते हैं कि क्या गंभीरता दिखाते हैं फैक्ट्री मालिक? देखिए, कुछ ही सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जनरली फैक्ट्री मालिक इसका ठेका दे देते हैं, बिकॉज वो डायरेक्ट इस पे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और आपने यहाँ पर भी जो केस है इसमें अगर देखें तो उन्होंने उसका ठेका दिया और ठेकेदार ने अपने भाई और अपने 4 लोगों के साथ मिल करके क्योंकि कोशिश ये होती है, जब ठेका दिया जाता है तो कोशिश ये होती है कि कम से कम, ठेकेदार ये सोचता है कि कम से कम मेरा पैसा खर्च हो और मेरा पैसा ज्यादा से ज्यादा बने। तो इस तरीके की चीजों को, हाँ, ठेकेदार के ऊपर इतना कुछ रूल और रेगुलेशन नहीं लागू होते, क्योंकि जब फैक्ट्री मालिक सोचता है कि हमारा छोटे से काम हो जाए, ठेकेदार हर साल ये चीजें करता है, तो साल दर साल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इस तरीके की चीजों को थोड़ा इग्नोर जरूर किया जाता है। बिल्कुल। और इग्नोर और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ तो लोकल लेवल पे और कुछ जो है बड़े स्तर से भी। ओवी गुप्ता साहब, कुछ चीज़ें इग्नोर होती हुई नज़र आती हैं।
जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं और गंभीरता की बात करते हैं इस तरह की चीज़ों में, तो वो गंभीरता सर उतने ढंग से नज़र आती नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि किस तरीके से, और कई बार कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इसको लेकर के हमने देखी हैं। अब ज़रूर आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग खुद टैंक्स में उतरते हैं, चाहे वो सीवेज टैंक्स ही क्यों ना हो, वहाँ भी उनको सर उतरना पड़ता है। तो ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट है सर, उसकी जो अवहेलना होती है, तो इसको मॉनिटर कौन करता है सर, अगर आप बता पाएं? देखिए, मॉनिटर तो डिपार्टमेंट, जैसे यहाँ इंडस्ट्रीज में तो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट करेगा, अगर सिविल एरिया में है, नगर निगम के एरिया में तो नगर निगम करेगी, और बाहर के उसमें एरिया गांव में है तो वो सिविल डिफेंस वाले या यही कर सकते हैं। तो वो तो करना चाहिए। जहां तक है, नगर निगमों में सतर्कता आती जा रही है काफी। अभी फैक्ट्री वालों को एक पाइप तो लगाना चाहिए था, गैस पाइप तो लगाना चाहिए जिससे निकलती रहे गैस, कुछ बनती भी है तो वो निकलती रहे। आजकल सीवर लाइनों में भी बड़ी बड़ी सब जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर वो गैस पाइप लगाए जाते हैं जिससे कि गैस निकलती रहे, बढ़ नहीं पाए वो। तो ये लापरवाहियां तो हो रही है, और लेकिन क्या होता है जब दुर्घटनाएं होती है, जब भी सब लोग रेड अलर्ट और ये तरह की बातें करते हैं, और सब चेक की गई है, रूटीन में सोचता है सब चल रहा है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज ठीक में बात। थोड़ा तो सरकार को भी सतर्क होना पड़ेगा, प्रशासन को भी सतर्क होना पड़ेगा, जब ये रुक सकती है। और जो बजट में पैसा आया है या जो भी प्रोविजन किया है, उनके इंस्ट्रूमेंट खरीद के उनको यूज किया जाए। गुप्ता साहब, इसमें आज क्या बहुत सारी निगम के नगर अंदर निगमों में कोई इस तरह का मशीनें प्रावधान पड़ी भी है हुई कि है अगर जिनको कोई यूज ही सफाई नहीं किया कर्मचारी कभी। की मृत्यु हो जाती है इस तरह की काम करते हुए, तो उसकी आर्थिक मदद करने का कोई ऑफिशियल प्रावधान रखा गया है? ऑफिसर तो ऑन ड्यूटी जो डेथ होती है उसमें तो होता ही है नगर निगम की तरफ से, जो उसके प्रोविजन है, कहीं 5 लाख रुपया, कहीं 10 लाख रुपया है, कहीं अलग 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 जगह अलग अलग नगर पालिकाओं ने तय कर रखा है। बाकी उसको जो बेनिफिट होते हैं उसके आश्रित को नौकरी देने का, वो भी होता है। जो बेनिफिट है अलग अलग नगर पालिकाओं का अलग अलग है, सरकार की तरफ से कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हर नगर निगम नगर परिषदों ने अपने अपने तय कर रखे हैं। बाकी और डिपार्टमेंटों ने क्या किया वो मेरी जानकारी नहीं हुई है। ठीक है। राजेंद्र त्यागी साहब, आपकी तरफ से क्या सजेशन और किस ढंग से आप चाहते हैं कि अब जो व्यवस्थाएं हैं वो बदलें, और क्या बदलाव उनमें होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें सबसे जो नियम कायदे कानून हैं, पहले बात तो उनकी पालना करें। फिर सबसे बड़ी बात है ये तो नगर निगम या सरकार से तो कोई संबंधित नहीं है, क्योंकि प्राइवेट ज्वेलरी उसका वो है। तो ये जो प्राइवेट लोग जो उसका करते हैं, इनके लिए भी नियम होने चाहिए, इनके लिए भी कोई चेकिंग का वो होना चाहिए कि कौन इसको सुपरवाइज करेगा। क्योंकि अभी जैसा रवि सिंह जी ने बताया कि प्राइवेट है जो मतलब प्राइवेट मालिक है, वो तो ठेकेदार को दे दिया। अब ठेकेदार कितना एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से ही ये काम कर रहा है, वो इसमें कहीं भी कोई मशीनरी को यूज नहीं कर रहा, सिर्फ अपने दिमाग से और अपने अनुभव से उसको कार्रवाई कर रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि ऐसे जो जहां दुर्घटना हो सकती है, जहां संवेदनशील मामला है, वहां पूरी नियम कायदे करें। जो जिन मशीनरीज का यूज है वो प्रयोग करें। ग्लव्स बताया, आपके मास्क बताए, जो आपके ऑक्सीजन मास्क हैं, सब की तरह यूज करके उसको करे जाए। और रही बात, आपने सबसे बड़ी बात है कि इनकी चेकिंग का क्या वो है कि कौन इनको चेक कर सकता है, कौन चेक कर रहा है या नहीं कर रहा, किसकी लापरवाही है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। अब इसमें सारी जिम्मेदारी इस मालिक की हो जाएगी, ज्वेलरी शो वाले के मालिक की, भैया तेरी जिम्मेदारी है। अब नेताजी राजनीति भी इसमें आ जाएगी, लोग भी इसके खिलाफ आ जाएंगे। अब ये प्राइवेट आदमी हैं, इनको कौन मुआवजा देगा, कौन इनको क्षतिपूर्ति करेगा, इसका बड़ा सवाल है। रही बात, यदि कोई आंदोलन हुआ तो सरकार भी इसमें कोई ना कर देगी। यदि कोई इनका रोने वाला नहीं है तो इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जहां इनका कोई क्षतिपूर्ति का मामला है, ठीक बात मेरा है। तो सरकार से आग्रह ठीक बात है कि ये बाहर के गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनको भी क्षतिपूर्ति का कोई नियम कायदे कानून होना चाहिए। जैसा कि आपने बताया भी है कि मानव अधिकार आयोग ने भी इसे संज्ञान लिया है, मानव अधिकार आयोग भी इसके अंदर संज्ञान लेके वो भी यही कह रहा है कि भाई आयोग के द्वारा भी यही पूछा जा रहा है, क्या तो कलियां थी, किसकी गलती थी, क्या इनकी क्षतिपूर्ति जाएगी, कौन इनको क्षतिपूर्ति देगा, इन सब पे विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है।
अब देखिए 22 अक्टूबर 2024 को सीकर में 3 श्रमिकों की मौत हुई। 30 मई 2024 को भी भरतपुर में 3 लोगों की मौत हो गई जहरीली गैस से ही। 6 मई को 2023 में भी 3 लोगों की मौत हुई और फिर 7 जून 2023 में फिर 3 लोगों की मौत हुई। ऐसे बहुत लंबा आंकड़ा है, अगस्त के भी आंकड़े हमारे पास हैं, तो ये आंकड़े हम चाहते हैं घटें, इसीलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। रवि सिंह साहब, क्योंकि जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो सर्राफा बाजार है उसकी जो समिति होगी, क्या उसमें इस तरह के विषय उठते हैं? कभी आपका उसमें रहना हुआ हो? देखिए, जब हादसे हो जाते हैं तो विषय कुछ दिन तक जो है वो चर्चा पे रहता है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हाँ, सब लोग नियम कानून को फॉलो करेंगे, उस जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ पे चूंकि जब चीजें धीरे धीरे चूंकि आदत होती है कि हम बहुत सी चीजों को जो है वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, लापरवाही बरतना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूंगा, शायद जो ये तो दुख की बात है जो हुआ है, लेकिन जब आदमी नया नया गाड़ी चलाना सीखता है तो बहुत संभल कर चलता है, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वो लापरवाही बढ़ता जाता है और उसके बाद फिर वो एक हादसे का कारण इसी तरीके से बनता है। तो कहीं ना कहीं से जीवन में जब चीजें में कुछ ऐसा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी बातें उसके पहले की जरूर जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो धूमिल होती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार को और खास तौर से जो अथॉरिटीज हैं उनको ये नियम क्लियरली एक जो है वो लागू करना पड़ेगा। और साथ ही एक बार अगर हार्ड डिसीजन यहाँ पर लिया गया, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो या फिर अथॉरिटी हो। और सबसे बड़ी बात है कि जब अथॉरिटी की बात करी जाती है तो बहुत सी दूसरी चीजें भी नजर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से ये खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर ठीक है। आप तो फैक्ट्री मालिक है वो खुद जिम्मेदारी लेगा तो कहीं ना कहीं से इस जो इस तरीके के हादसे हैं उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिंह साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राजेंद्र त्यागी जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। ओपी गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बेहद ही संवेदनशील और गंभीर विषय पर अपने एक्सपर्ट्स कमेंट रखने के लिए। इस तरह के तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर हम करते हैं चर्चा हर रोज सबसे बड़े मुद्दे में। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।